खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरबिक बड़ीचा जनाब ताहिर मलिक सबर, मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। उसमें मुस्लिम लीग नून पंजाब में मैदान मार गई। इसके अलावा उनकी जो ओवरऑल दूसरे सूबों में हम देखें तो आगे एक कुल्ली तौर पर जो है वो है, मगर मुस्लिम PTI यहाँ को अच्छा अपना नहीं देखा। आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा तादाद में जीते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि लोग पॉलिटिकल पार्टी से दूर होते चले जा रहे हैं? क्या नतीजे निकालेंगे हम इससे? इसके अलावा भी साफ़ी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं मीडिया अथॉरिटी के हवाले से, और आज सारी अपोजिशन भी वहाँ पर मौजूद थी। ये क्या कहानी है और क्या सिलसिला, क्यों हर चीज़ पोलिटिसाइज होती चली जा रही है? और जब सियासतदान आके सहाफ़ियों के साथ बैठेंगे तो फिर हम ये कहने पे मजबूर होंगे हमारा आज़ादी सहाफ़त तो हक़ है, मगर ये कौन लोग होते हैं हमारा हक़, जब हुकूमत में होते हैं हमारे हक़ छीनते हैं, नजम सेठी साहब को पीट देते हैं, और जब अब आप हक़ देने आ गए हैं। इंटेलिजेंस चीफ्स की बैठक में क्या तय पाया है? भट्टी साहब से अंदर की खबर पूछेंगे। हमारे रीजन के बहुत से लोग आए थे जिन्होंने मुलाकात की। जनाब हमारे जो ISI के चीफ हैं फैज़ हमीद साहब। भट्टी साहब, पहले तो ये बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड बात के हवाले से आपका क्या एनालिसिस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। क़ाज़ी साहब, मैं एक अदब करता हूँ। इमरान खान साहब के एक दरीना दोस्त है, मैंने कहा था सोशल मीडिया पे और दूसरों की करैक्टर असैसिनेशन से हुकूमतें नहीं चलती। वफाक में PTI की हुकूमत, 3 सूबों में PTI की हुकूमत, पंजाब का लूज करना ये बताता है कि इमरान खान साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है। वफाक आपका, सूबा आपका, और लाहौर से आप क्लीन स्वीप हो गए। लेकिन काजी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने होश ना संभाला तो अगला इलेक्शन नून लीग का होगा। ये मेरी असेसमेंट है, हो सकता है नून लीग एक भी ना ले। दूसरा, जो आज बिलावल भुट्टो बड़े बुलंदवा वाले दावा कर रहे थे पंजाब में एक सीट भी नहीं ले सके, जनूबी पंजाब में भी। इसका मतलब है वोटर एक दिन में चेंज नहीं होता। PTI ओवरऑल पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें ले गई हैं, 63 सीटें ले गई हैं, लेकिन दूसरी बड़ी जमात नून 58, बलूचिस्तान में नून लीग का सफाया हो गया। KPK में भी ऑलमोस्ट, सिंध में भी ऑलमोस्ट। लेकिन इसका मतलब है इमरान खान साहब को सोचना होगा कि पंजाब की टीम उन्हें क्या रिजल्ट दे रही है। अगर यही रहा तो आपकी आइंदा, मुझे तो लगता है गया सब कुछ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को सोचने पे मजबूर कर दिया है इन। लेकिन साहब, इसमें मैं एक बात बताऊं, एक बात क्रेडिट आप शायद ना दें। आपके लीडर मोहतरम नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया दफन हो गया जमीन बोस। इस पे नून लीग की कामयाबी की रीजन मैं बता देता हूँ। ना उन्होंने फौज को गाली दी इस इलेक्शन में, ना अदलिया को गाली दी। भाई साहब, आपकी तवज्जो चाहिए सर। ना ही वोट को इज्जत दी, ये नारा नहीं लगा। इसका मतलब है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फार्मूला पंजाब में कामयाब हो गया। और ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी मेहनत कर ले, हो सकता है वो सारी सीटें ले जाए। आइंदा अगर पंजाब जिसके पास जाएगा, वफाक उसके पास जाएगा, ये मेरी राय है। क्योंकि देखें ना, लाहौर में क्लीन स्वीप, मुल्तान में एक सीट नहीं ले सके, नॉट ए सिंगल। क्या 2 जीते हैं इलाके, गुजरांवाला और जेलों में। खुदा का खौफ करो यार, लाहौर कंटोनमेंट में तुम नॉकआउट हो गए हो। और दूसरा, वैसे इस बड़ी धूम से उठा है जनाजा मेरे महबूब का। मौलाना साहब की कितनी सीटें हैं मलक साहब? कोई भी नहीं है। नहीं मौलाना इतने बड़े लीडर हैं यार, शायद बड़ी मुश्किल से ओ यार। नहीं, ये सीट नहीं होती, ये वार्ड होती है। तो मजाक उड़ा रहे हैं आप। वो तो हुकूमत को नैब को जूते की नोक पे लिखते हैं, इसीलिए हुकूमत उड़ाते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं। आप कहते हैं उनकी सीट ही नहीं, इसीलिए नहीं ना लिखते। साहब, आप बड़े इम्प्रेस थे मौलाना साहब से। ये रिजल्ट तो खंडरात तो बता रहे हैं हमारा तालिबान। डिप्रेस ही रहता हूँ भट्टी साहब, किसी की वजह से नहीं, अपनी वजह से ही। लेकिन बहरहाल ये है कि इसको कितना हम मलिक साहब समझ सकते हैं कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव किस्म का है, या कुछ जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है कश्मीर के रिजल्ट से। ये तो गेन किया मुस्लिम लीग ने, पंजाब की हद तक किया, लेकिन पिछली दफ़ा इससे ज़्यादा सीटें जीती थी पंजाब। नहीं काजी साहब, ऐसे कोई सरप्राइज़ नहीं है। जो पाकिस्तान की अगर आप सियासी सिचुएशन देखें तो वो सिंध तक महदूद है PPP, ये सबको पता है। पंजाब तक महदूद थी नून। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अलावा बड़ी। अच्छा, ये बताएं मलिक साहब, ये 55 सीटें आई हैं, ऑलमोस्ट बराबर आई हैं उनके, तो क्या आप ये समझते हैं कि एक रिवोल्ट भी है पॉलिटिकल पार्टी से?
बड़े इंटरेस्टिंग आपने पंजाब की देखे ना, 51 है इसमें, जो नंबर 1 है अपना नून लीग है, और नंबर 2 पे जो आ रहा है वो हैरानगी की बात है, वो पीटीआई नहीं है, वो आज़ाद है, 32 है, और जो पीटीआई है 28 है, वो 28 और 32 हो गया 32। अगर आप ज़्यादा, अगर 63 भी अगर लीडिंग तो पीटीआई है ना, अगर आप सिर्फ आज़ाद, मैं ये थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, 218 वार्ड्स हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना निशिस कह लें या 212 या 18 212 जितने भी हैं, उसमें से अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना तो 63 ले गया पीटीआई, ले गया 63 नंबर 1 है, इस पे कोई शक नहीं। नंबर 2 पे आ रहे हैं 59 नून और 52 आज़ाद। अगर आप आज़ाद और नून को इकट्ठा करें तो 111 ये बन जाते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आज़ाद और पीटीआई को जमा करें तो आप अजीब बात कर रहे हैं, आज़ाद और पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दें, आज़ाद और नून लीग को खड़ा कर दें, आज़ाद और पीटीआई को नहीं भट्टी साहब देखें, नहीं आज़ाद नहीं, लेकिन मैं समझता हूं इन पहले 15 में गालबन इलेक्शन हुए थे, इन हालात में हमजा शहबाज, मैं आपको कह रहा था, तंजीमी ओहदेदारों से बुला के मिल रहे हैं और तंजीम को खड़ा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर ऐसे हालात रहे तो पंजाब पीटीआई के हाथों से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन, मेरा पॉइंट भट्टी साहब देखें, आप पाकिस्तान को ज़्यादा मेरे से समझते हैं, फेडरल हुकूमत पीटीआई, एग्रीड, पंजाब पीटीआई, केपीके कश्मीर पीटीआई, बल्तिस्तान पीटीआई, बलोचिस्तान में भी यही है, 5 आपकी हुकूमतें। और हमारा जो कल्चर है, आप जब इलेक्शन लड़ेंगे ईमानदारी से बताएं लोगों की ख्वाहिश क्या होती है, हुकूमत का हिस्सा बने। मैं उस एंगल से कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, ऊपर से सबसे स्ट्रॉन्ग किसी भी हलके में इनका वोट बैंक पीटीआई का कंटोनमेंट है। अच्छा, दूसरी तो ये मुझे लगता है दो एंगल बड़े इंटरेस्टिंग है। एक मैं कमेंट करना, एक ये जो हमारा काफ़ी लोगों का ख्याल था ना, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट और छोनियाँ जो होती हैं वो बड़ी इलेक्शन फेयर नहीं होने देती। मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज़ है कि इलेक्शन बिल्कुल न्यूट्रल नज़र आ रहा है, इसमें कोई रियासत या कोई छुपी चीज़ इलेक्शन नून लीग हार थी तो यार दो बातें मैं कर दूं, दो बातें। एक तो टोटल 17% वोट पड़ा है, 17%, ठीक है, लिहाजा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ना करें, और आज़ाद ज़्यादा, आज़ाद ज़्यादा जीत गए। दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज करूँ, मैसेज जो है कुदरत की तरफ है, हमारे इलेक्ट्रेट की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है, कहीं से भी है, 2 मैसेज गए हैं। मैसेज एक ये गया है कि बुज़दार साहब आप भी फारग हैं और मरियम साहिबा आपके बयानिया भी फारग है। ये दो चीजें जो सामने आई, आप इससे एग्री करते हैं ना? मैसेज मैं एग्री नहीं करता। मैं खाली बुर्जास का मसला नहीं, अगर आप गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़े जो आपके 2 दुश्मन है, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। ये पंजाब का मसला नहीं है, पीटीआई पूरी खतरे में है। ये नहीं यार, केपी के में कंपैरेटिवली पेशावर में कौन जीता? चले बताएं मुझे, पेशावर में कौन जीता? मैं यही अर्ज कर रहा हूं। तो आप क्या कह रहे हैं? ये सीएम पंजाब का रिजल्ट देख लें मलक साहब, 2015 का रिजल्ट देखें, इस वक्त पीटीआई को खुद मेरे जो 90% लोगों से बात होती थी वो कहते 70% सीटें हम ले जाएंगे, ले गए 70%। सर मेरी बड़ी साहब एक और बात है ना, अगर आप आवाम की बात करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 83% लोगों के लिए महंगाई नहीं थी, जिन्होंने लोगों वोट ही नहीं पाया। सब ये देखे, ये भी रिजेक्शन है, देखे ना, रिजेक्शन सबकी है ना, मुस्लिम लीग नून की भी है बीच में। इस पे मैं तो इतराज करता हूँ, बेशक 95% वोट ना डाले, अगर आपका आइन कहता है जिसका वोट काउंटिंग में ज्यादा होगा वो जीतेगा, ये क्या मतलब है? आप सही कह रहे हैं, ये तो कभी भी 100% वोट नहीं पड़ा, बिल्कुल दुरुस्त, हमेशा 50% से ज्यादा वोट नहीं पड़ा, फिर तो आप कोई भी हुकूमत ना माने। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मेरा 17% का मतलब है कि आपका पूरा जो सिस्टम है उस पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया ये पॉइंट भी सही है, मगर मेरा पॉइंट है कि इतना आसान ना समझे कि सीएम पंजाब के खिलाफ रिजल्ट नहीं है। मेरी राय में ये पीटीआई की कारकर्दगी के खिलाफ रिजल्ट है पूरे पाकिस्तान से, ये मेरा आर्गूमेंट है। यार पीटीआई की कारकर्दगी के खिलाफ कैसे हो सकता है? 17% जो, अगर आप शुमारियात के जो फार्मूला है उसको भी लें, 83% बंदों की विल का हमें पता ही नहीं चला। इसका विल का तो 17% भट्टी साहब 17% पड़े हैं, तो जीतने वाले को कितने पड़े होंगे? 8.5%। मेरी तरफ से टोटल 3% पड़े हैं। मेरा आइन कहता है जिसके वोट ज्यादा, यहाँ तो ये रख दें कि 70% से वोट कास्ट ऊपर होंगे तो हम रिजल्ट मानेंगे। यार कमाल आप बात नहीं, आप लीगल बात कर रहे हैं। 100% वोट पड़े हैं 2018 में इलेक्शन में। भट्टी साहब आप अगर देखें 1970 के इलेक्शन था 60-70% वोट पड़े थे, जब अवाम मुतहरक होते हैं। वेनेजुएला के इलेक्शन में 88% लोग वोट पड़े थे, जब अवाम मुतहरक होते हैं। लेला छोड़ दे, 18 के 13 के
8 की मुझे बता दें कितने परसेंट वोट पड़े? कितने यही पढ़ते हैं? चले, 30, आज की 40, 45 परसेंट, तो बस 30, 35%। मेजोरिटी तो फिर नहीं यार पड़ी। मैं यही फिर अर्ज कर उनको भी ना रहा हूँ, माने। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अमली तौर पर इस निजाम पे इस मुल्क की अक्सरियत ने 2 अरब काजी साहब एक मिनट यार असी तुम्हारे नाल नहीं आ। काजी साहब एक मिनट, भट्टी साहब से बहस नहीं बनती, उनका आर्गूमेंट ठीक है, 8% भी हो 1% भी हो हमें मानना पड़ेगा। यार मानना तो पड़ेगा। मेरा सवाल तो उसका एनालिसिस तो करोगे मेरा ना। जो आपसे बनता है, आप शायद से इतने बड़े दिमाग मेरे सामने बैठे, मुझे ये बताएं पंजाब के सीएम का क्या मुस्तकबिल अब होगा, एक चीज़ इस पे तो मुझे बताएं। और अलीम खान साहब आप कह रहे हैं कि मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं, सीएम पंजाब का फ्यूचर अब क्या देखते हैं, ये असल क्वेश्चन है। पंजाब में पीटीआई क्या एग्जिस्ट करेगी इसी पोजीशन में? मलिक साहब, सीएम पंजाब का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, अंदर रहें या ना रहें। अच्छा, वो जो माशाल्लाह एक बट्टी भी ज़िमनी साहब इलेक्शन खबरें नहीं दे जीते। चुके हैं ना, जो उन्होंने किया इंशाल्लाह वो बड़े, और इस मुल्क के अवाम का क्या फ्यूचर है, जिसका लीडर बिजदार साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, वेटिंग इन द विंग्स नाउ। भट्टी साहब, पंजाब के सीएम का क्या future है? मुस्तकबिल? नहीं, जरा काजी साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब पार्टी डबो देंगे, उस्मान रोजगार वजीर ला रहे हैं। आपके साथ मतलब मैं अच्छा, अपनी वो लाहौर की सीटें बता रहा हूँ ना, यानी कि उनको पार्टी अजीज नहीं है। बड़ी साहब, मैं आपकी बात को- 10 में से 9 नून लीग। काजी साहब देखें, नून लीग नवाज शरीफ और मरियम ने जिस तरह तबाह किया था ना उस बयानी को, अब आपने खुद फरमाया दफन हुआ, उन्होंने बयानिया चेंज किया तो नहीं। अगर ये शहबाज मरियम सियासत से आउट हो जाती है, नवाज शरीफ आउट हो जाता है, फिर अगर देखें ना नवाज शहबाज और हमजा इनके साथ करेंगे क्या? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। इमरान खान पीपल्स पीटीआई बर्बाद करवा लेंगे, बुज़दार साहब को नहीं छोड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून बर्बाद कर लेंगे, वो मरियम साहब को नहीं, वजह क्या है ये इतनी क्या ऐसी? भाई साहब, तो नहीं ये नहीं, फिर अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं ना, मेरा और आपका तो नहीं, कोई बट अच्छा, साहब- नून लीग के जराये से खबरें आ रही हैं नाजरीन, ये कंफर्म नहीं है। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी सेहत दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मगर ये कंफर्म खबरें नहीं हैं, क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं कि पहले तो खबर जो आ रही थी वो सोशल मीडिया पे आ रही थी, तो हमने नहीं की। उनकी तबीयत कुछ नासाज है, हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल खबरें में आ है। रही हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सेहत कामला दे, और ये खबर टोटली गलत भी हो सकती है। बहरहाल हम पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। नहीं, हम जी, मियां नवाज शरीफ साहब की लंबी जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के 3 दफा वज़ीर आज़म और रहे। बेहतर यह है कि मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के तर्जमान आके वाज़ेह कर दें करें। ताकि इसमें लोगों में नून लीग को ना अगर देखें यार, ये अगर मरियम औरंगजेब साहिबा से अगर बात हो सके मोहतरमा तर्जमान से, तो हम उनसे भी रहनुमाई ले लें, क्योंकि उनकी सेहत का मामला है। क्या ख्याल है? खबर अलीम खान साहब कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल में, या क्या हुआ? अलीम लाइन पे लिया उनको। अच्छा, हाँ, बड़ी साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो पंजाब में अब केमिस्ट्री तब्दील होती चली जा रही है, थोड़ी सी इस अंदाज से कि अलीम खान पीछे चले गए हैं आप। अच्छा, नहीं, अलीम खां को मैं आपको खबर देता चलूँ, अलीम खां के करीबी हल्के कहते हैं नून लीग ने पिछले 10 साल उतना नुकसान नहीं पहुँचाया था जितना अलीम खां को कुछ अब लोग पहुँचा रहे हैं। लाहौर में हार की वजह भी मैं आपको बता दूं, अलीम खां ज़्यादा मुतरक नहीं हुए, वो एरिए में अलीम खां की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। जब आप अपने 30-30 साल सिंसियर लोगों को इग्नोर करेंगे, बल्कि डीग्रेड करेंगे, इग्नोर एक और होता है, एक डीग्रेड करना और होता है, तो याद रख लें, आज भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, कहते हैं हमें इज्जत नहीं दी जा रही, हम अगला फ्यूचर सोच रहे हैं। इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में अपने सियासी रवैये में तब्दीली लाना होगी। अलीम खां के बारे में इन्होंने खबर छोड़ी है नून लीग पीटीआई के मीडिया सन ने कि जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर और अलीम खां अलग जमात बना रहे हैं, जबकि मेरी इतला के मुताबिक फ़िलहाल आज इस वक्त तक हकीकत नहीं है। हाँ, चौधरी सरवर साहब पे भी बड़ा दबाव डाला जा रहा है, आप रिजाइन दें या कुछ करें, मैं आपको खबर दे दी है। अब पता नहीं उनकी पार्टी दबाव डाल रही है यार, ये इनफैक्ट ना इमरान खान साहब तक कौन बातें पहुंचाता है मुझे नहीं पता। नहीं, भट्टी साहब गवर्नर चौधरी पंजाब सरवर इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, पीटीआई से ताल्लुक है उनका, पीटीआई की हुकूमत है, पता आप क्या कह रही हैं? पीटीआई के तल्लक है, और पंजाब में 2-3 लोग इनके पास होंगे जो टेबल टॉक के मास्टर हैं, उसका नाम है चौधरी सरवर। तो उसी को इस्तीफा दे रहा है। 15-20 MP है, मैंने अपने साथ ले जा सकता, मैं ये भी खबर दे रहा हूँ। लेकिन ये चौधरी सरवर को भी दबाव में कुछ हल्के ला रहे हैं जो इमरान खान साहब के करीब हैं, वो पसंद नहीं करते। चौधरी सरवर ने दरअसल 3-4 करप्ट बंदे थे, उनके बारे में पीएम को शिकायत लगा दी, ये बंदे करप्शन ओपन कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं कौन सा जाल हुआ है, तो उनके खिलाफ खान साहब को जाके कहा गया, और खान साहब ने सुना है, इतरा है कि इसका
इजहार चॉइस सरवर साहब से भी किया है कि जी सुना आप जमात बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस बात में कोई हकीकत नहीं, आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। तो इमरान खान साहब की ये जो वन साइडेड इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, मेरा ख्याल है खुद इमरान खान साहब के लिए बेहतर नहीं है, या पीटीआई की जमात के लिए बेहतर नहीं है। सियासत में सबको लेके चलना हिकमत अमली कहलाता है, हर एक को नाराज का, हम तीनों बैठे हैं ना, तीनों की इंडिपेंडेंट राय है। अच्छा भट्टी साहब, इस हनूद शुदा सियासत में बड़ी तब्दीलियाँ क्या आनी होती हैं, मगर वो अपना बिलावल साहब से मिले हैं मुनीस इलाही साहब, मलिक साहब आपको क्या लगता है? देखिए ना, अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ रही है। मैं तो हैरान हूँ कि पीटीआई का अपना जो मीडिया सेल है, जिस तरह भट्टी साहब ने बताया, वो ये खबरें दे रहे हैं नई पार्टी बन रही है। यानी कि क्या मतलब है, आप अपनी पार्टी में इत्तेहाद की बजाय वो तकसीम कर रहे हैं, तो दूसरा फ़ायदा नहीं उठाएगा। काफ लीग दिल से, जिसको कहते हैं ना, पेट से, अंदर से कभी भी अपना इमरान के साथ नहीं रही, कभी भी नहीं रही। ये हमेशा मजबूरियाँ आती हैं, और मजबूरियाँ आप समझते हैं, मेरे से ज़्यादा दोनों समझते हैं। तो ये मोनस इलाही अहम होने जा रहे हैं, मेरी इतला है। मैं खबर फिलहाल वो पूरी ब्रेक नहीं करूंगा। आपके चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन रहे? नहीं, बिलावल और मोनस इलाही में बड़ी अहम मुलाकात हुई है, लेकिन एक खबर दे दूंगा, ऐसा अगर आप इजाजत दें तो खुल के हैं, नहीं आप नाराज तो नहीं होंगे? ना खुल के थोड़ा सा हो जाए। शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को नॉकआउट कर दिया। कैसे बता दूं, आपको याद होगा कि जब पीडीएम बनी थी तो नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने फरमाया था कि आप पाकिस्तान आ जाए तो आके इस्तीफे भी दे दो, लॉन्ग मार्च भी करते हैं। ये बार बार शहबाज शरीफ को नून लीग को प्रेशराइज कर रहे थे, पंजाब में अदम एतमाद लाते हैं। शहबाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी को ओपन ऑफर दिया, भाई उतने ही नंबरों का फर्क वफाक में है, उतना ही पंजाब में है, तो आप वफाक में अदम एतमाद ले आए इमरान के खिलाफ, हम आपको सब कुछ देते हैं। तो आ जाएं मेरे इमरान खान साहब, आ जाएं जरदारी साहब। नहीं, जरदारी साहब को इजाजत मिलेगी तो आएंगे ना। किस तरह सर नहीं, मलिक साहब पता कैसा खेला है, मैं कहता हूँ मजाक। शहबाज शरीफ पे ये प्रेशर डाल रहे थे पंजाब में, उन्होंने कहा कि जनाब इतने नंबरों का फर्क कौमी असम्बली में, इतने सूबाई में। मगर भट्टी साहब, आपने मेरे सवाल कमेंट को लिफ्ट नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अच्छा जुबैर साहब, वो खुदा ना खास्ता एक नासाज सी खबर है, शायद हकीकत है कि नहीं, कि मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज है, कोई है इसमें हकीकत या बेसलेस है? बेसलेस ही है, मतलब कोई ऐसी खास मैंने तो नहीं सुनी है अभी तक। चलें जी, हम जीएन और जी सॉरी जीएन और हम उनकी सेहत के लिए, लंबी जिंदगी के लिए दुआ हुआ है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर आदमी नहीं है जो नहीं जी ऐसी कोई खबर नहीं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अब चूंकि आप जैसे लोगों का मिलना हमारे लिए बड़ी गनीमत है, हुजूर थोड़ा सा कमेंट कर दें, ये जो रिजल्ट्स आए हैं कंटोनमेंट पे बड़ा गेन किया है मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में, तो इसमें नहीं थी शामिल मरियम साहबा, और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कामयाब हुआ है। एक बात हो रही है गलत या सही, आप इसे कैसे देखते हैं जुबैर भाई? एक तो हम जाहिर है पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल बयानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देख रहे हैं। हमारे लिए और सबके लिए, हालांकि ये नहीं मैं कह रहा कि ये एक इंडिकेटर है, जनरल इलेक्शन के हवाले से बहुत मुख्तलिफ होता है कंटेनर बोर्ड का इलेक्शन, लेकिन पंजाब आपको पता है बैटल ग्राउंड होता है, और पंजाब से ही रास्ता निकल के इस्लामाबाद तक जाता है इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में। तो पंजाब और PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड पंजाब है। तो जो गैप है ना बिटवीन PMLN और PTI इस वक्त तक, हालांकि सारी सीटें काउंट नहीं हुई हैं, 51 वर्सेस 28, तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट गैप है। उसके रीज़न उस्मान बुज़दार हो या नॉन डिलीवरी हो या जो भी हो, अगर तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि मेन शहरों में, और ख़ास तौर पर लाहौर और पिंडी जैसे शहरों में, पिंडी ख़ास तौर पर चूँकि 2018 में पिंडी में हम हारे थे, और वो छावनी में वहाँ जीतना जाहिर सी बात है काफी। वैसे जुबैर साहब, अगर ये जिम्मेदारी दे, पिंडी छोनी में आप कामयाब होते हैं और आपका लोग एहतराम करते हैं। अच्छा ये बताएं कि पहले बोर्ड को इज्जत दो था, अब बयानिया आया है खिदमत को मौका दो, आप क्या खिदमत को इज्जत दो का बयानिया चलेगा? नहीं, दोनों चलेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जाहिर है कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में आप छोटी छोटी चीज़ों की डिलीवरी की बात करते हैं, गली मोहल्ले के कामकाज और पानी के मसले और रोड के मसले और गली के मसले, तो उसमें एक हमारा अगर पीछे बैकग्राउंड है परफॉर्मेंस का, और उसको हम जब अपने बयानिए को
लेके चलते हैं और उस्मान बुज़दार की पिछले 3 साल से कंपैरिजन करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वोट लेने के हवाले से, अवाम को अट्रैक्ट करने के हवाले से। तो दोनों चलेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं इंटरनली PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत कंफ्यूजन रही है PMLN के रैंक्स में इस बयानिए को लेके और शहबाज शरीफ वर्सेस जो भी आप कह लें। लेकिन इसने एक चीज प्रूव कर दी है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है, जो अवाम के लेवल पर, जो ग्राउंड लेवल पर जो सपोर्ट है वो PMLN के पास है। अवाम भी हमारी तरफ ही देख रहे हैं कि भाई आप अपना ये बयानिए का जो भी तजाद है इसको ठीक करें, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, ये बताया था मैं एक बात, एक तो सुना है नून लीग के, मुस्लिम लीग नून प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब के तर्जुमे मोहम्मद जुबैर, उन्होंने आसिफ अली जरदारी और आरफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर सिंध को उनके हलके में शिकस्त दिलवा दी है। क्या ये सच है? आरिफ अलवी साहब नहीं तो काम नहीं। आप मैं किसी PTI वाले से पूछ लेना कि देखें, आरिफ अलवी MNA थे पहले 2013 से लेकर 2018 तक, फिर 2018 से भी MNA PTI का और MPA भी PTI का, 2013 से 2018 भी MPA PTI का था। या तो डिफेंस कसूरवार है और कैंटोनमेंट बोर्ड वाले कसूरवार हैं, या PTI वाले कसूरवार हैं, और वो कहते भी हैं कि वो सेम पेज पर हैं। तो अगर आप हालत देखें 8 साल पहले और आज, तो रोड्स को ले लें, पानी के सिस्टम को ले लें, मतलब डिफेंस तो सबसे ज्यादा। चलो जुबैर साहब, एक सवाल, इसके बाद मेरे दोनों दोस्त बेताब हो रहे हैं। सुना है पिंडी में अगले महीने आपकी कोई गपशप होने वाली है दोस्तों के साथ, अच्छी खुशगवार, को इसमें हकीकत है या ये भी बेसलेस बातें हैं? अगर होगी भी तो उसको तो अभी बेसलेस ही कहना चाहिए। अच्छा जुबैर साहब, आपने कहा अभी कि पंजाब को बड़ी मरकजी हैसियत है पॉलिटिकली, और विच इज़ ट्रू फैक्ट, मगर पंजाब में जो दूसरी पोजीशन है वो आज़ाद उम्मीदवार है। मेरा सवाल ये है कि ये तो आपके लिए भी एक चैलेंज बन रहा है। आपका क्लेम है कि जी पंजाब हमारा है, पंजाब में बड़ा डोमिनेट आप करते हैं, तो दूसरी पोजीशन इस पंजाब में वो आज़ाद उम्मीदवारों की है, तीसरे नंबर पे PTI है। तो फिर इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को आप किस तरह देखते हैं? देखें, एक तो ये यहाँ एक तो उस तरह से तो होता नहीं है कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन है या नेशनल असेंबली का इलेक्शन है कि इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, अब वो उसको कौन खींचातानी करेगा ताकि हुकूमत बना सके, उस तरह का तो माहौल है नहीं। दूसरी चीज ये है कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, आज ही स्टडी कर रहे थे कि 2000 इससे पहले जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे तो उसमें आज़ाद उम्मीदवारों की क्या पोजीशन थी। हर कैंटोनमेंट बोर्ड के ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं उसके मुकाबले में नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के इलेक्शन में, क्योंकि बहुत से जो उम्मीदवार होते हैं उनकी अपनी पर्सनल इतनी उस मोहल्ले में और उस इलाके में, क्योंकि कई तो इतने छोटे कम वोटों से जीतते हैं कि 600 वोट ले लिए तो जीत गया। अब 600 वोट किसी के पर्सनल लेवल पर भी कॉन्टेक्ट की वजह से होते हैं, और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो PMLN से जिनको टिकट नहीं मिला था और वो समझते हैं कि ज्यादती हुई थी तो वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे। तो उस हवाले से ये कोई इतनी हमारे लिए कोई परेशान कुन बात नहीं है कि इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट जीत के सामने आए हैं। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में बिल्कुल माहौल डिफरेंट होता है, उसमें जाहिर है कम होते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। जुबैर साहब, माय लास्ट क्वेश्चन इस हवाले से कि ये बताएं कि नो कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं जरदारी साहब आएँ तशरीफ लाएं, अगर हटा सकते हैं तो हम, ऐसी कोई कहानी है या सिर्फ ये कहानी ही है? बिल्कुल कहानी है, 100% कहानी है। और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में अगर मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा किसी को धचका हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी को हुआ है। पूरे पंजाब में एक सीट भी ना मिलना, और बातें तो ऐसे हो रही थी जैसे नेक्स्ट हुकूमत इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है। तो पीपल्स पार्टी के लिए तो एक बहुत ही परेशान कुन ये सिचुएशन है कि जी एक सीट भी ना निकाल सके 119 सीटों में से पूरे पंजाब में, जबकि एबटाबाद में उनकी एक सीट शायद आई है, पेशावर में भी शायद एक सीट आई है। तो परेशान कुन बात है। तो अब हम उनके प्रेशर में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, पहले भी नहीं आ रहे थे। पंजाब में देखें, वो मैं एक थोड़ा सा बता दूं, उनके लिए विन विन सिचुएशन थी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते पीपल्स पार्टी के लिए। अगर नून लीग जीत जाती तो
उसकी वजह से इस्लामाबाद में तख्ता हो सकता था, वो पीपल्स पार्टी को फेवर करता था। अगर नून लीग हार जाती तो नून लीग के लिए पंजाब में एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती जिसका फायदा पीपल्स पार्टी उठा सकती थी, उसके लिए स्पेस क्रिएट होती। तो पीपल्स पार्टी का तो कुछ लॉस था ही नहीं इस सारे प्रोसेस में। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग माहौल था कि एक हम एफर्ट करें, उसके बाद। अच्छा जुनैद साहब ये बताएं, इस मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के दरमियान 2-3 मरतबा राबता हुआ है, क्या इकट्ठे मिलके चल सकते हैं आप, या ये सिर्फ अपोजिशन की हद तक रहेगा? देखिए, बड़ा एक शहबाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है कि हमें जो भी इख्तलाफात हुए, शदीद इख्तलाफात भी हो गए पीपल्स पार्टी के, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं तमाम ऑपोजिशन पार्टीज की मर्जी से। तमाम ऑपोजिशन जमातें बाशमूल पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिए थे, उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो ही हैज टू रिप्रेजेंट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज, जिसमें पीपल्स पार्टी की है। सो पार्लियामेंट के अंदर तो हमें वो शहबाज साहब का तो वैसे ही एक तरीकेकार है कि वो सबको लेके चलने की कोशिश करते हैं, तो पार्लियामेंट में तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की जगह कोई और भी होता है तो वो कैसे इग्नोर कर सकते? फिर आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो फिर एक नया एक ड्रामा खुल जाता कि जी ये हैं क्यों लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, सबकी मर्जी से ऑपोजिशन पार्टीज की या नहीं। बहुत तो शुक्रिया जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। और अच्छी खबर है नाज़रीन कि मियाँ साहब की तबीयत ठीक है और ये सारी र्यूमर जो हैं ये इनको मेरे ख्याल में उन्होंने रबिश कर दी है, विच इज़ वेरी गुड, पॉजिटिव। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं, उसके बाद देखेंगे ये साकिनों की मीडिया अथॉरिटी के हवाले से आज अपोजिशन भी वहाँ गई हुई थी, ये क्या लड़ाई है और क्या मसला है, इस पर बात करेंगे। और इंटेलिजेंस चीफ्स की बैठक में क्या तय पाया है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें मारूफ साफ़ी दानिश्वर और जनाब एक एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है आज यहाँ, ये इस प्रोटेस्ट में भी शामिल थे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। मैं ये एक सवाल, एक तो ये कि आपकी ज़ाती राय इस हवाले से क्या है, जो लॉज और हैं ये क्या हमें चोक करने के लिए हैं, और फिर ये 5, 10, 50 करोड़ जो है ये लगता है हम तो कोई और ही काम कर लें, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से, और आज वहाँ क्या मंजर था जहाँ ये जो एहतजाज हुआ है? काशिफ अब्बासी साहब। तो देखिए, सारे अगर सब लोग इसको मानने से इनकार कर रहे हैं तो सुन लें कि उनकी वजूहत भी कोई हो। मैं फवाद साहब को भी सुन रहा था, वो तो मानने को या सुनने को भी तैयार नहीं है कि क्या वजह हो सकती है, साथी क्यों बाहर हैं, शायद वो मादर पिदर आज़ाद रहना चाहते हैं। देखिए, कानून के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी दायरे इख्तियार में या किसी कानून के नीचे नहीं आना चाहते। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारे ऊपर सरों पे तलवारें मत लटकाओ। ये कानून जो बनते हैं इस मुल्क में मिसयूज होते हैं, पाकिस्तान में इस तरह के बने कानून अब्यूज होते हैं। एक बात की फेक न्यूज की डेफिनेशन क्या है? पूरी दुनिया में खबरें बाउंस हो जाया करती हैं, साफी है 100 खबरें देता, 4-5 बाउंस भी होंगी। क्या आप खबर बाउंस होने पर उसको फेक न्यूज लगा के किसी को 5 करोड़ इदारे को 25 करोड़ का फाइन करना चाहते हैं? कौन ऐसा साफी है पाकिस्तान का, या कौन सा बारिंग एक आधा इदारा शायद एक आधी दफा दे भी देगा 25 करोड़ सरवाइव करने के लिए? कौन ये पैसे दे सकता? दूसरा, आप कमेटियां कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट कमेटी बनाती है अपनी मर्जी की। ये पैमरा, मैंने इस पैमरा को भी देखा और इसमें बैठे लोगों को भी देखा। सरकार का इशारा आता है, वो जिस शख्स को, ये भट्टी साहब सामने बैठे हैं, 5 साल में बड़ी पेशियां भुगत के आए हैं वहां पे। इन्होंने जिसको इशारा करना है उसको इन्होंने कोई एक खबर पर, किसी एक व्यू पर, देखें पूरी दुनिया में आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाएं, वॉशिंगटन पोस्ट, सोर्सेज के साथ खबर जुड़ी होती है। भट्टी साहब को मैंने कितनी दफा सुना है, उनका मेरा सोर्स मुझे बता रहा है कि ये हुआ है। अच्छा कैसा, मैं इधर आपको रोकूंगा, आपने बहुत खूबसूरत बात की क्योंकि आप होके आए हैं। जो मेरी इतला है, असल इनकी हिकमत अमली ये है कि हम पाबंद होंगे सोर्स बताने का। सहाफ़ी जो इनसाइड है, जो पीएम सबसे मुशावरत हुई है, ये मैं ही से सीजन से नहीं कह रहा। अगर ये ऐसा होता है तो क्या सहाफ़ी बरादरी इसको कबूल करेगी? मैं तो मीडिया अथॉरिटी को मानता ही नहीं, मैं तो मुशर्रफ को नहीं मानता था। तो आपका क्या ख्याल है? इसके बाद सोर्स बताएंगे सहाफ़ी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं बता सकते, तो ये हुकूमत करना क्या चाह रही है? सहाफत को ख़त्म करना चाह रही है पाकिस्तान से? भट्टी साहब, अगर आपकी पार्टी को मैंने सुना नहीं है ये, लेकिन आप आपकी अमूमन जो खबरें होती हैं वो दुरुस्त होती हैं। अगर आप ये कह रहे हैं लोग अमेरिका में सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जेल भी गए, सहाफत की बुनियाद ये है कि आप अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बचाते हैं। आप अपने सोर्स को, कल मैं
अपने सोर्स को किसी फोरम पे जाके एक्सपोज कर दूं, कल परसों मुझे खबर कौन देगा भट्टी साहब? हम और आप सारा दिन घूमते फिरते, कभी इसके पास जा, कभी उसके पास जा, कभी इससे खबर ले, कभी उससे खबर ले, कौन आपके साथ बैठ के खुल के बात करेगा? कौन आपको इन्फॉर्मेशन देगा? ये अगर ये इस रास्ते पर चल पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमें इतना स्ट्रैंगुलेट करना चाहते हैं, को हमारे गर्दन में फंदा डालना चाहते हैं कि हम जब तक कागज निकल ना आए हम बात नहीं कर सकते। सहाफत इस तरह नहीं हो सकती। इंफॉर्मेशन 10 तरीके से आप तक भी पहुंचती है, हम तक भी पहुंचती है, डायरेक्ट सोर्स से भी पहुंचती है, कागजों से भी पहुंचती है। लोग हमें 10 चीजें बताते भी हैं। जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ये बहस हुई है पीएम हाउस में कि सोर्स बताएंगे, अब कल आपको कहें साबित करो किसने बताया आपको, कहाँ ये बात हुई है, कौन साबित कर सकता है? ये गुफ्तगू जो 4 लोगों के दरमियान होती है, जो आप रिपोर्ट करते हैं, जिसमें कोई एक आदमी ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, आपने अक्सर अंग्रेजी अखबारों में बाहर के पढ़ा होगा कि मेरा नाम ना बताया जाए, कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी पे उसने आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसको प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जॉब का एक पार्ट है कि मैं अपने सोर्स को भी प्रोटेक्ट करूंगा। ये हमारे गर्दन पे भट्टी साहब एक तलवार रखना चाहते हैं। अच्छा काशिफ, दुरुस्त फरमाया आपने। मैं काशिफ एक कमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपका भी उस पर कमेंट लिया जाए। मेरी एक छोटी सी अकल कह रही है कि पूरी दुनिया में जो इंसान ने इतना दिमाग इस्तेमाल किया कि आप पहले एक लॉ बनाते हैं तो आप लॉ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप कहते हैं ये हमारा ख्याल है, ये हमारी सोच है, ये कानून हो सकता है। आप इदारों को देते हैं, सहाफ़ियों को देते हैं, उनकी तंजीमों को देते हैं, तो फिर आप डिस्कशन कराते हैं। ये कौन सा पाकिस्तान बन गया? ये कौन सी हुकूमत है? ये कौन सी तर्ज डिस्कशन है? ये मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझे असल कानून बता ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, और हमारे अपना वज़ीर इत्तलात एक्टिव है कि कानून नया बनाना है। आप समझते हैं इस पॉइंट को? ये क्या हो क्या रहा है? मेरे ख्याल में हमारा क्यों भट्टी साहब आप बताएं, ये क्या चीज़ है? आपने भी इतना देखिए, ऐसे होता है। हैरत है कि आज तक हुकूमत वादिया नहीं कर सकी ये कानून बनाना क्या चाह रही है। पहले बताएं तो सही ना। ये पता ही नहीं है कि हम किस काम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हमारी गर्दन में नामालूम सी तलवार है, हमारी शारग उसके नीचे है। दूसरा, मैं इस्लामाबाद में बैठे हर साफी को सलूट कर रहा हूं जो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक गुजारिश भी करूंगा, ये जो मालकान आपके पास आ रहे हैं और अपनी मर्जी का चला रहे हैं ना बयान, इसमें वेज अवार्ड प्रिंट मीडिया में 40-40 हज़ार साल से नौकरी करने वालों की 30-30 हज़ार तनख्वाह, इनसे वो भी अप्रूव कराएं, कंटेंट सिस्टम का खात्मा भी करवाएं। खुदारा वर्करों की भी लड़ाई लड़े। हम और आप सब वर्कर हैं। मैं पिंडी प्रेस क्लब, पिंडी यूजे सलाम करता हूं, लेकिन खुदारा मालकान से वेज अवार्ड की यकीनी बनाएं। मजहर अब्बास साहब अगर आप सुन रहे हैं तो हाँ मीर साहब, लेकिन कादिर मलिक साहब मैं ये गारंटी दे देता हूँ, ये आर्डिनेंस ले हैं जो सुना है जिसमें वो खुल के नहीं कहते, ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं ही सेड शी सेड। अगर जर्नलिस्ट के पास उसकी सांस से ज्यादा उसका सोर्स है। फवाद चौधरी साहब सलाम अलैकुम। जी सलाम अलैकुम। चौधरी साहब आज सिर्फ हमारी एक रहनुमाई कर दे, ये मीडिया अथॉरिटी है क्या? देखें जी, 2 बुनियादी चीजें हैं मीडिया अथॉरिटी जो जिसको हम बना रहे हैं। 3 बेसिकली मैं आपको टोटल बता दूं तो 4 है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त 7 कवानीन हैं जो मुख्तलिफ मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं। उनमें पैमरा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखता है, प्रेस काउंसिल है जो कि अखबार को देखती है, PTA है जो कि सोशल मीडिया को देखती है, और इस तरह बाकी इदारे हैं। मसला ये है कि ये आखिरी कानून जो बना है वो बना है 2002 में। उस वक्त ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम थी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक खबर जो व्हाट्सएप के ऊपर आपको आती है वो खबर फिर ट्वीट होती है, वही खबर रात को टीवी पे चलती है, वही खबर सुबह अखबार में आती है। तो डिफरेंट इदारों की वजह से कोई चीज़ जो है वो रेगुलेशन का बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया है। हम तकरीबन 5 करोड़ रुपया प्रेस काउंसिल को देते हैं साल का। उन्होंने इस साल पिछले 10 सालों में 29 कंप्लेंट्स का फैसला किया है, जो इतना महंगा तो इंसाफ करते हैं है ही नहीं। तो एक तो हम इन 7 को कवानीन को कन्वर्ज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और एक कानून बना रहे हैं। यही चीज़ यूके में ऑफकॉम में हुई है, यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में हुई है, और हम भी उसी तरह कर रहे हैं। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हम जो इस वक्त जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता तो वो किसी मीडिया ट्राइब्यूनल में जा सके या अपनी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने के लिए को कर लें। तो हमने वो मीडिया ट्राइब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। तीसरा हम ये कर रहे हैं कि जो फेक न्यूज़ है, अगर फेक न्यूज़ है तो उसका फैसला ही नहीं हो पा रहा होता।
तो हम ये ला रहे हैं कि अगर फेक न्यूज के ऊपर 21 दिन के अंदर उसका जो है वो फैसला होना चाहिए और उसकी अपील जो है वो ट्राइब्यूनल के पास जाएगी। ये 3 बुनियादी चीजें हैं जो कि मीडिया ट्राइब्यूनल में हम ला रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाएं कि एक और जो बात आ रही है, जो फाइन्स हैं बड़े ह्यूज हैं और 10-15, और ये वर्कर तो दे ही नहीं सकते बेचारे, चाहे वो बड़े महंगे एंकर ही क्यों ना हो। तो इस हवाले से कुछ आप इसको रीथिंक कर रहे हैं? देखिए जी, वर्कर्स के लिए तो वो फाइन है ही नहीं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइन है। और इस वक्त जो यूके में फाइन है वो 18 मिलियन पाउंड है। जो अभी हमने जो कानून बनाया है वो तो बिल्कुल उसके मुकाबले में कुछ भी फाइन जो है वो नहीं है, लेकिन फाइन के ऊपर ज़ाहिर बातचीत हो सकती है, कम करना है कम कर लेंगे, ये तो पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी कि उसको कैसे करना है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इंडिविजुअल है या जो दूसरा ये जो सोशल मीडिया के लिए है वो फाइन ज़ाहिर है कि वो भी है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से फेक न्यूज़ बहुत बड़ी जनरेट होती है। चौधरी साहब, आपने फेक न्यूज़ की बात की, थोड़ा सा मैं पहले अपनी भी एक छोटी सी डेफिनेशन कर दूं। मेरे ख्याल में जो मैंने मीडिया पढ़ा है और मैं अच्छी खासी सालों से वाबस्ता हूँ, मुझे ये पता है कि जो एक डेमोक्रेटिक मीडिया होता है उसमें आप खबर देते हैं और आपकी जिम्मेदारी आप सच बताएं, ईमानदारी से बताएं। अगर आपकी खबर गलत है तो आपका रीडर, आपका व्यूअर आपको रिजेक्ट करेगा, मेरा अखबार नहीं पढ़ेगा, मेरा टीवी नहीं देखेगा। ये मेरी पनिशमेंट है फेक न्यूज़ की, जो मेरी समझ है। मुझे आप ज़रा ये समझा दें ये फेक न्यूज़ है कि, और ये आपका मसला क्या बना हुआ है, ज़रा ये ज़रा हमारी ज़रा रहनुमाई करें ज़रा। मैं आपको बता देता हूँ। मसलन फेक न्यूज़ ये है कि 4 हफ्ते पहले एक टेलीविजन प्रोग्राम में जब अफगानिस्तान का मसला बिल्कुल पीक के ऊपर था, एक खातून को बुलाया गया कि ये रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने टीवी पे बैठ के फरमाया कि हमारी तालिबान से बात हो गई है और इंशाल्लाह ताला हम बड़ी जल्दी जो है वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे तालिबान के साथ मिलके। अब उन खातून को रूलिंग पार्टी में कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन इंडियन मीडिया ने अगले दिन उस अखबार को अपनी तमाम फ्रंट पेजेस के ऊपर शाया किया और कहा कि रूलिंग पार्टी की स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये कहा। एक ये मिसाल है। उसके बाद एक मिसाल ये है कि 4 दिन मीडिया ने, जो एक चैनल है उसने ये बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपनी तनख्वाह में ही लाखों रुपया इजाफा कर लिया है और उसके ऊपर जो है वो कुछ था ही नहीं। उसके अलावा जो सैंक्शन पाकिस्तान का एक ट्रेंड आपने देखा जो सोशल मीडिया के ऊपर चला, उसके बाद आपने देखा कि जो जब TLP यहाँ पे मुजाहरे कर रही थी उस वक्त जो सिविल वॉर इन कराची का जो ट्रेंड जो है वो चलाया गया, जिसका मकसद ये होता है, ये जो फेक न्यूज़ जो नई मॉडर्न एरा में चलाई जाती हैं, डिस्टेबलाइज करने के लिए सोसाइटी को। ये खबर कोई फेक खबर नहीं है कि आज आपने कह दिया कि मुझे लग रहा है फलाने बंदे को वजीर बनाया जाएगा और अगले दिन वो वजीर नहीं बना, तो ये तो फेक न्यूज़ नहीं है, ये तो एक ओपिनियन है, गैस है। सो फेक न्यूज़ के बड़े टेस्ट अवेलेबल हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। जहाँ पे आप मुल्कों को खतरा हो गया है फेक न्यूज़ से, और जिस तरीके से हम यहाँ हेट मॉन्गरिंग के लिए जो है, मसलन एक और भी आपने इन्वेस्टिगेशन देखी होगी कराची में कि किस तरह एन उस वक्त जबकि शिया हजरात का जो जुलूस था वो जारी था, फेक न्यूज़ फैलाई गई कि इसके ऊपर जो है वो फलाने लोगों ने पीछे तेल डाल दिया है और आग लगा दी है। इस तरह से फसादात भड़काने के लिए, चीज़ों के लिए ये बहुत बड़ा एक माफिया है जो कि इस वक्त सरगर्म। अच्छा चॉइस, मैं गुजारिश करता हूँ, एक तो फेक न्यूज़ हक नहीं, एक तो जो पहला आपने कहा मुझे तो लगता है वो फ्रॉड है, किसी ने कहा कि ये हुकूमत की स्पोक्समैन है, कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो नहीं कर सकता। और आप भी गालबन 25-30 सालों से आपकी सहाफ़ियों से करीबी मरासम है और आप खुद भी प्रोग्राम करते रहे हैं। आप सिर्फ ये रहनुमाई फरमाएं कि मसवदा सारा कुछ शेयर क्यों नहीं किया जाता। और दूसरा वेज, वो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा एक आप अगर इस सहाफ़ियों पे कोई मेहरबानी करना चाहते हैं, वेज वार्ड सुप्रीम कोर्ट, 4 हाई कोर्ट, कौमी असम्बली, सेनेट अप्रूव कर चुकी है। ये मालका से वही कराते। प्रिंट मीडिया में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि 20,000 सैलरी है, 40 साल उसको काम करते हो गए हैं, इस पर कोई इम्प्लीमेंट करा दे। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके पास तो ये राइट ही नहीं है। आप मुझे बताएं, जो वेज बोर्ड सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है और हम भी कह चुके हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का क्या तरीका है? 90% लोगों के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुए हुए, ना ही जो सारे लोग जो मीडिया में, अब आप तीनों को तो मैं नहीं जो है वो इसके ऊपर कोई मुझे रोशनी डालने की जरूरत है, आपसे ज्यादा कौन जानता है
मुझे मैं यही तो कह रहा हूँ, आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप मालकान को मजबूर करें कि ये वेज बोर्ड इन्हें दे बेचारे वर्करों को। हम तो ये तवक्को रखते हैं इमरान खान की हुकूमत से। तो मजबूर क्या करें, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। जो कानून है वो आपके सामने आ गया। और जो मुसवदे की आप बात कर रहे हैं, कम से कम 150 दफा मैंने ये बात एक्सप्लेन की है कि मैंने तो अपनी तरफ से ये फ्रेमवर्क क्रिएट किया है, फ्रेमवर्क शेयर किया है तमाम लोगों के साथ कि जी ये फ्रेमवर्क है, यही कानून ऑस्ट्रेलिया में है, यही कानून यूके में है, ये हम फ्रेमवर्क के मुताबिक कानून लाना चाहते हैं। आप बताएं इसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो करके हम इसका लॉ, अगर मैं लॉ पहले बना दूं और मशवरा बाद में लूं तो वो फिर कहेंगे कि ये क्या कंसल्टेशन हो। मैं कानून बनाने से पहले कंसल्टेशन करना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं जी वो भी गलत है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसमें करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाएं कि कुछ क्या ये मसला है कि हम देखते हैं कि बहुत से हमारे जर्नलिस्ट जो हैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी आते हैं और कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है कि जो हमारी एक सिक्योरिटी के हवाले से या जो हमारी नैरेटिव है, मतलब इंडिया अपनी नैरेटिव पे बड़ा मोहकम और मुस्तहकम है उनके, अगर हम मीडिया को देखें, मगर हम देखते हैं कि हम बाज़ औक़ात जो है वो अमरीकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है या इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हम फर्दर करते नज़र आते हैं। और हमारा ख्याल था कि यार हम तो बड़े आज़ाद लोग और अच्छे, हमारे यहाँ तो बहुत आज़ादी है मीडिया की। ये क्या प्रॉब्लमेटिक हो रहा है हमारी रियासत और हुकूमत के लिए? देखिए जी, ओपिनियन जो है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपिनियन आप रखें, आप कहें ये होना चाहिए, गलत है, वहाँ ओपिनियन में तो कोई फेक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है जब आप फेक खबरें फैलाना शुरू करते हैं यूजिंग मीडिया। और जो जिस तरह मैंने आपको मिसालें दी, मिसाल के तौर के ऊपर हमारे यहाँ जो फिरका वराना फसादात करवाने के लिए फेक खबरें जो हैं वो आती हैं हमारे सियासी, और फिर जिस तरीके से इस वक्त एक हिंदुस्तान से और अफगानिस्तान से हमें एक पूरा एक समझिए कि एक सामना है एक बहुत बड़ी, और जिसको फिर मुआवनत मिलती है पाकिस्तान में कुछ लोगों से, स्पेशली सोशल मीडिया से। और दूसरा, मैं इस पे सच्ची बात है, मैं इस पे तो थोड़ा एक्चुअली हैरान हुआ हूँ कि मेन मीडिया का तो ये इतना इशू ही नहीं था। मुझे पता है वहाँ पे एडिटर बैठा हुआ है, वहाँ पे रिपोर्टर बैठा हुआ है, उसको भी अपनी जिस तरह तायर ने कहा उसकी चौधरी साहब, इसी के साथ ही मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। आपके मुझे आपका हाइपोथेसिस समझ नहीं आया जब आपने कहा कि पहले व्हाट्सएप पे खबर आती है, सोशल मीडिया से आती है, फिर अखबार में छप जाती है, फिर वो टीवी में आ जाती है और वो गलत एक न्यूज़ है। आप इसका मतलब है इन जनरली कॉमन सेंस से आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों का अपना कोई मेयार नहीं है, उनमें कोई अकल नहीं है, उनका कोई तरीक़ाकार नहीं, उनकी कोई सेंस नहीं है, वो व्हाट्सएप पढ़ते हैं, वहाँ से खबर लेके आगे चले चलते हैं। इज इट योर हाइपोथेसिस? इसको आप उल्टा कर लें, पहले खबर आती है, टीवी पे चलती है, फिर अखबार पे चलती है, फिर व्हाट्सएप पे आ जाती है। वो व्हाट्सएप तो दुनिया सारी में आ गया। आप इसको, मुझे ये अभी तक नहीं समझ आ रही कि हाउ व्हाट्सएप एंड मीडिया टुगेदर। व्हाट्सएप तो पूरी दुनिया में हर इंसान के हाथ में आ गया। एग्जैक्टली, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश की है ना, मुझे आपने समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिस्टिंक्शन थी ना मीडियम की, कि अखबार में खबर अलहदा है और टीवी में अलहदा है, वो सोशल मीडिया की वजह से खत्म हो गई है। अब आपका मोबाइल फोन ही आपका टीवी है, यही आपकी अखबार है, यही आपका सोशल मीडिया है। तो आप चारों के लिए अलहदा अलहदा रेगुलेटर रख नहीं सकते, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल। दूसरा मैं एक सवाल करूं, अगर मुझे नहीं समझ आती ये किस मीडिया ने गैर जिम्मेदारी की है। हम तो दो फिरके लड़े ना, उसकी खबर ही नहीं देते, कभी भी हम नाम ही नहीं लेते। अगर ये कोई एक आदमी गलत कर रहा है तो पूरी कम्युनिटी को दबाना क्या ये मुनासिब है? मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम ऐसी खबर जहां कोई मुकद्दस किताबों की बेहुरमती हो जाए, एहतजाज हो, ये खबर ही नहीं देते। हमारी पॉलिसी है ये। भट्टी साहब, आपका तो मसला ही नहीं है ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारा जिम्मेदार मीडिया है या उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा बहुत ज्यादा जो अनरेगुलेटेड, जिसमें कोई एडिटर नहीं बैठा हुआ, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, जहाँ पे बस इंडिविजुअल जो है वो बैठा हुआ, उसने फैसला करना और एक एजेंडे पे बैठा हुआ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये फरमाइए कि सोशल मीडिया के हवाले से आपने कहा कि ज़्यादातर वहाँ पर प्रॉब्लम है, और अपोजिशन को आप कैसे मैनेज करेंगे? इस कानून को क्या बिल्डोज करेंगे या उनको साथ के क्या सिलसिला होगा? खास तौर पर सोशल मीडिया को कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए नहीं, सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए एक तो पीका में रूल्स जो हैं वो आते हैं और उसको जो है वो हम लेके आएंगे, और दूसरा जो है वो इसमें भी ट्राइब्यूनल्स में जो है वो भी हम लेके आए हैं। हम कंपनीज, एक तरफ कंपनीज जो है उनके साथ रेगुलेशन पे बात हो रही है, दूसरे तरफ वो इंडिविजुअल्स जो यूज करते हैं उनके साथ रेगुलेशन पे बात हो रही है।
तो दोनों के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ये इम्पोर्स होगा, और ये वही ट्रेंड है कि पूरी दुनिया में चल रहे हैं, हमको लहदा मुल्क को नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, खैर मिनिस्टर बराए इत्तलात और नशर, बहुत शुक्रिया, आपने मैं एनलाइटन किया। मगर मैं मलिक साहब आपके सामने एक बात रखता हूँ, मैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात में कह रहा था, मैं आपको करता हूँ। हुआ ये, बड़ी साहब आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। बात ये है कि यहाँ पे सियासत दो बड़े माशी मफादात के धड़ों में बट गई है, और वो जो माशी मफादात के दो धड़े हैं वो नीचे सहाफ़त तक और बार काउंसिल तक उन्होंने तकसीम कर दिया। अब एक धड़ा समझता है कि ये कानून आ रहा है, तो क्या उसके धड़े की मफादात और आदाफ से मुतसादम तो नहीं है, वो कहते हो जमहूरियत खतरे से हो गई है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, मसलन यहाँ बैठे हुए बहुत बड़े साफ़ी, मैं बैठा हूँ, मैं मुजरिम हूँ कि हम तो बड़े खाते पीते साफ़ी हैं, 6-6 करोड़ की गाड़ियों पे आप बैठे हुए हैं, हमने आज तक बात नहीं की कि यार इनका वेज बोर्ड अवार्ड करो क्योंकि सन पैसे मिल गए ने। कौन सी इनकी जमहूरियत खतरे में होगी है? और दूसरा, जब हम इतने बड़े काले धन के मफादात की चाकरी करेंगे, जो करते हैं, जो नहीं करते उनको मसरूर करते हैं, अक्सरियत करती है, तो फिर क्या मीडिया क्या मैं सब अब थोड़ी सी मलक साहब विद योर परमिशन, एक तो मैं मलक साहब की बात को 1% सेकंड करता हूँ। दुनिया में वो जाहिल मुतलक सहाफ़ी होगा जो किसी व्हाट्सएप को देख के या किसी सोशल मीडिया की खबर को देख के टीवी या अखबार में दे दे, वो जर्नलिस्ट ही नहीं हो सकता। मैं चैलेंज देता हूँ। दूसरा एक मिनट मुझे देते नहीं है, जरूरी है। अभी काजी साहब ने कहा ना, मुझे भी खबर आई है, हमने क्या किया, हमने डॉक्टर जुबैर साहब को पूछा, ये सब साफत है। अच्छा, दूसरी बात, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया को नहीं मिलाया जा सकता। एक टीवी का मालिक 2-3 अरब लिखा के अखबार निकालता है, ISI भी रिपोर्टें लेता है। मलक साहब और आप जैसे 40-40 साल के एक्सपीरियंस के लोग टीम में हायर करते हैं, कहते हैं एक खबर ब्यूरो चीफ रिपोर्टर फाइल करता है इस्लामाबाद में, उसका कॉपी एडिटर देखता है, उसके बाद उसका ब्यूरो चीफ देखता है, और न्यूज रूम में 4 फिल्टर लगे होते हैं, उसके बाद एक खबर जाती है। इसी तरह अखबार में है। तो सोशल मीडिया तो एक जो मर्जी बोले मुंह पे आगे कर दे, उसको नेशनल मीडिया को मिलाना मेरा ख्याल है नाइंसाफी है। यार मेरी बात को आप समझे नहीं। देखना, ये एक दायरा है, ये भी एक मुजरम है मुबैना तौर पर, इधर भी एक मुजरम है, कुछ इसके स्पोक्स पर्सन है, कुछ इसके स्पोक्स पर्सन है। आप मुझे बताएं, आज सहाफत में और ख़ास तौर पर लीगल फ्रेटर्निटी में क्या किसी असूल या नजरिए की बुनियाद पे दो धड़े बने हुए हैं या माल की बुनियाद पे बने? मुझे बताएं, मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं। देखिए, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू पैसे का, वो तो बिल्कुल सही है। जो जलालत है, जो गंद है, वो जगह। मगर जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, मेरा थोड़ी सी गुजारिश सुन लें। जमहूरियत में आपने जो जर्नलिज्म है ना, ये वॉइस ऑफ द कॉमन मैन है, ये शहरी की आवाज़ है, और हम अखलाकी तौर पर ईमानदारी से ड्यूटी बाउंड है कि हम कमज़ोर का साथ दें। इस मुल्क के जो आइन है उसने प्रोटेक्ट किया है। आपकी फौज के खिलाफ मैं बात नहीं कर सकता, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी फायदा लेने दे। हमारी क्या पॉलिसी है? हम तीनों बैठे हैं प्रोग्राम के, मेरे 2-2 घंटे डिस्कस करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचे, पाक फौज को पहुंचे, अदलिया को पहुंचे। हमें इसका जिम्मेदारी नहीं है। मैं इनके बात के जवाब मलिक साहब आपने अभी बात की, हम आज प्रेस गैलरी का बाइक साफियों को अंदर नहीं जाने दिया, मार्शल मलिक साहब आपके प्राइम टाइम में कितना टाइम मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, उनके मसाइल पे लगता है और कितना आम आदमी पे लगता है? गलत है। मैं कहता हूं, मैं शायद ये एजाज ले सकता हूं कि मैंने पहली दफा यहाँ पे आके कहा को गरीब बंदे की भी गल करो, हमने जराइम पेशा लोगों की हमने बात करनी है, तो आप कहां लोगों के मसाइल को आगे लेके आ रहे हैं? आप काले धन के धड़ों के मफादात को फर्द साबित कहते हैं। मेरी सबमिशन है, हम बिल्कुल मादर बिदर आजाद नहीं होना चाहते, साफी एहतसाब के लिए हाजिर सबसे पहले, गलत खबर हमें नहीं देनी चाहिए, लेकिन ताकत के जोर पर अगर हमारी गर्दन कलम करोगे तो नाकाम होगे। और दूसरी बात मैं बता दूं काजी साहब, सोशल मीडिया पता करे कौन से इदारे के सबसे ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट है और जाली है, और किस जमात के जो अकाउंट जाली है। हमें ना ये डरेले उस तरफ जो हम नहीं जाना चाहते। कहता हूं जी, जो गलत है वो अपनी मैं कह रहा हूं गलत है तो सबसे पहले मुझे फांसी लगा दे, लेकिन मलक साहब मेरा गला तो ना दबाएं यार। मैं ये कह रहा हूं मलक साहब, पंजाब हुकूमत ने हजारों की तादाद से इश्तिहार दे दिया कि जी आप 20,000 ले तो हमारे इंटरव्यू बने। सोशल मीडिया तो आप बना रहे हैं, बात सुने ना, वे भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। बात ये है कि राज बाग दी खैर साफत कहां से आई? किसने आके लिफाफे शुरू किए? किसने प्लाट देने शुरू किए? गंद मारा, क्यों गोली मारे, क्यों गंद मारे, मुझे क्यों निकाला? यार देखे ना, अब मैं ये कहता हूं कि इस गंदे, मुझे बताएं नाम देखे दें साफियों के 5-5 अरब रुपए जो बता के आए हैं और वैगनों से ऊपर पहुंच गए हैं, कैसे आए हैं?
तो ये वारदात भी खत्म करें, और हुकूमत अगर हमारे गले दबाएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे। हम जिया लड़े हैं और जिया लग के बालकों से और लौंडों से भी लड़े हैं, आइंदा भी लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। ज्यादा दिन कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।